हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज चैप्टर 10 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसा कि पता है कि आंखों के बिना हम कुछ भी नहीं देख सकते। कुछ भी अगर हम देखते हैं तो उसका मेन कॉज है या तो ऑब्जेक्ट से लाइट निकल रही हो या फिर लाइट उससे टकरा कर आ रही हो, और साथ में आंखों का होना तो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो नहीं देख पाएंगे। तो दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, लाइट का होना भी और आईज का होना भी। तो आईज के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, पर ये कैसे वर्क करता है ये हमें देखना है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे काम करता है, कैसे हम चीज़ों को देख पाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे ह्यूमन आई ड्रॉ किया गया है, और सबसे बाहर एक तो ये आई बॉल है, राउंड स्फेरिकल शेप में है आई बॉल, और जो सबसे आगे का पोर्शन है वो थोड़ा कर्व्ड आउट है, बाहर की ओर उभरा हुआ है, जो कि ट्रांसपेरेंट लेयर का बना है, जिसको हम कॉर्निया कहते हैं। तो ये कॉर्निया काफ़ी हद तक लाइट को बेंड कर देता है, उसके बाद आगे लेंस से और लाइट बेंड होती है। तो सबसे बाहर का लेयर कॉर्निया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये उभरा हुआ जो लेयर है ये कॉर्निया का है। इसके बाद एक लिक्विड भरा होता है जिसको हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं, और वो ट्रांसपेरेंट सा लिक्विड होता है। तो सबसे बाहर ये कॉर्निया हो गया। उसके बाद होता है आइरिस। आइरिस एक राउंड स्ट्रक्चर है, और ये इसके बीच में एक छोटा सा पोर होता है। तो जो पोर है उसको हम प्यूपिल कहते हैं, और आइरिस कॉन्ट्रैक्ट होकर या रिलैक्स होकर प्यूपिल का साइज बड़ा या छोटा करता रहता है। जैसे कि हम बहुत धूप में जाते हैं तो इसका छेद जो है वो छोटा हो जाता है, और जब हम बाहर अंदर रहते हैं, कमरे में रहते हैं, तो इसका छेद बड़ा हो जाता है। मतलब ये ओपनिंग को बड़ा छोटा करता है ताकि ज़रूरत के हिसाब से कभी कम लाइट अंदर जाए या फिर कभी ज़्यादा लाइट अंदर जाए। तो ये आइरिस इसको लाइट को कंट्रोल करने का काम करता है। और इसके पीछे का जो लेयर है वो है लेंस का लेयर। लेंस ट्रांसपेरेंट और थोड़ा सॉलिड स्ट्रक्चर है, बहुत हार्ड, बहुत ज़्यादा सॉलिड नहीं, लेकिन सॉलिड स्ट्रक्चर है। इसमें काफ़ी हद तक फ्लेक्सिबिलिटी होती है और ये अपना शेप बदल सकता है। तो वो ऊपर सिलियरी मसल से लटका हुआ होता है लेंस, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं फिगर में कि ये सिलियरी मसल है ऊपर भी और नीचे भी, जिसके थ्रू लेंस लटका हुआ होता है। और जब सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो लेंस मोटा हो जाता है, मतलब ज़्यादा कर्व्ड हो जाता है, जिससे इसकी फोकल लेंथ घट जाती है। और जब सिलियरी मसल रिलैक्स होता है तो लेंस जो है वो पतला हो जाता है और उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है। तो इस एबिलिटी की वजह से लेंस पास की चीज़ों को भी और दूर की चीज़ों को भी, दोनों को ही रेटिना पे फोकस करता है। तो पहले हम इसके स्ट्रक्चर को ही समझ लें कि सबसे बाहर ये कॉर्निया था, पतला सा लेयर, ट्रांसपेरेंट लेयर, और उसके पीछे ये आइरिस था राउंड, जो कि फिगर में कट सा दिखता है यहाँ पे और यहाँ पे, क्योंकि ये कट पोर्शन शो करता है, और बीच में ओपनिंग है यहाँ पे प्यूपिल की। तो ये ओपनिंग प्यूपिल की है, और इसके पीछे लेंस है जो सिलियरी मसल से लटका हुआ है। तो ये हमारा लेंस है, और लेंस और कॉर्निया के बीच में एक लिक्विड भरा हुआ है जो वाटरी लिक्विड है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, वाटर जैसा पतला और ट्रांसपेरेंट। और जो सिलियरी मसल है वो लेंस का शेप बदलता रहता है ज़रूरत के हिसाब से। पास की चीज़ों को देखने के लिए ये लेंस मोटा हो जाता है और छोटा, और दूर की चीज़ों को देखने के लिए लेंस पतला हो जाता है। तो दोनों ही कंडीशन में, दूर और पास, दोनों के इमेज रेटिना पे बनते हैं। तो देखते हैं ये रेटिना क्या है। ये जो आई बॉल से लगा हुआ अंदर का लेयर गया है, अंदर साइड से, ये रेटिना का लेयर है। इसमें दो तरह के सेल्स होते हैं, रॉड्स एंड कोन सेल। जो कोन सेल होता है वो ब्राइट लाइट में डिफरेंट कलर को देखने के लिए होता है, जो रॉड सेल होते हैं वो डिम लाइट में देखने के लिए होते हैं। और इसी सेल के पीछे से नर्व गए हुए होते हैं, और वो सारे नर्व्स
जो भी इमेज बनता है उसके इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक ले जाता है, फिर ब्रेन उसको सही तरीके से समझता है, इंटरप्रेट करता है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर हो गया आई का, कि किस तरह से ये स्ट्रक्चर फंक्शन, जैसे कि लेंस से इमेज बनता है उसी तरह से इसमें भी इमेज बनता है। तो इसको हम लोग आगे समझते हैं किस तरह से। पहले एक अच्छा सा फिगर दिया हुआ है, इसको भी आप देख लीजिए कि ये लेंस में किस तरह से फिगर बनता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे। तो ये इमेज कैसे बनता है उसको समझने के लिए देखते हैं कि अगर ये लेंस है, ये लेंस है, तो दूर की चीज़, जैसे यहाँ पे कॉर्निया है और लेंस है, तो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है उसका इमेज इस तरह से रेटिना पर जाकर नॉर्मली बनता है। ये अगर रेटिना है तो यहाँ पर उसका इमेज बनता है। तो ऊपर का जो वो है वो नीचे जाकर बनेगा और नीचे का पोर्शन ऊपर जाकर बनेगा। तो इस तरह से इन्वर्टेड पर रियल इमेज यहाँ बनता है। पर और अगर छोटा है कोई चीज़, जैसे कि देखें कि यहाँ पे अगर ये कोई ऑब्जेक्ट पास है, वो दूर का था तो वैसे बना। अगर कोई ऑब्जेक्ट पास है तो फिर क्या होगा कि ये लेंस हो गया, मोटा हो जाएगा इस तरह से। तो पास की चीज़ को भी ये इस तरह से रेटिना पे ही बनाता है। इसका फोकल लेंथ कम हो गया तो उसको भी ये रेटिना पे बनाता है। तो दूर का और पास का दोनों का इन्वर्टेड इमेज रेटिना के ऊपर बनता है और उसके लिए लेंस का फोकल लेंथ बदल जाता है सिलियरी मसल के थ्रू। तो ये जो पावर है आईज की, इसको हम पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं, कि चीज़ें दूर हों तब भी वहीं पर इमेज बन जाता है और पास हों तब भी इमेज बन जाता है। यही हमारा पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। और इसमें सबसे बड़ा रोल सिलियरी मसल का और लेंस की एबिलिटी का है। तो ये दोनों मिलकर काम करते हैं। और एक चीज़ और बताना रह गया कि ये लेंस में जो पीछे की ओर, लेंस और रेटिना के बीच में एक लिक्विड भरा होता है जो जेली लाइक होता है, और वो बहुत ज़्यादा लेंस के शेप को बिगड़ने से रोकता है, इसीलिए थोड़ा सेमी सॉलिड सा है, जेली लाइक है स्ट्रक्चर। तो इसको हम विट्रस ह्यूमर कहते हैं। तो ओवरऑल सबसे आगे कॉर्निया था, फिर एक्वस ह्यूमर था, फिर आइरिस और आइरिस के बीच में प्यूपिल, और फिर लेंस, और लेंस के आगे विट्रस ह्यूमर, और फिर रेटिना, और रेटिना के पीछे ऑप्टिक नर्व, जैसा कि आपने दूसरे फिगर में देखा कि उसमें ज़्यादा क्लियर दिख रहा है। तो ये जो एबिलिटी है आई की, दूर की चीज़ को और पास की चीज़ को, ये पावर ऑफ एकोमोडेशन होता है। और ये ओल्ड एज में कुछ गड़बड़ हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम आती है, तो उसको भी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। और जो हमारी आँखों की रेंज है वो मिनिमम पास का डिस्टेंस हमारा 25 सेंटीमीटर तक हम क्लियरली कंफर्टेबली देख पाते हैं, और इससे ज़्यादा हो तो फिर आँखों पे स्ट्रेन पड़ता है। और दूर की चीज़ हमारा लिमिट इन्फिनिटी तक है, और उसमें हम दूर की चीज़ों को रिलैक्स्ड वे में देखते हैं, उस समय आँखों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन नहीं पड़ता है। तो ये हमारा रेंज हो गया 25 सेंटीमीटर से लेकर इन्फिनिटी तक, ये हमारे विजन का रेंज कहलाता है। और 25 सेंटीमीटर को हम मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं, कि वहाँ तक हम क्लियरली चीज़ों को देख सकते हैं। तो कभी कभी क्रिस्टलाइन लेंस है, मतलब जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहता है, वो मिल्की हो जाते हैं, क्लाउडी हो जाते हैं, उस कंडीशन को हम कैटरैक्ट कहते हैं। और उस कंडीशन में लेंस को चेंज करने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं कि इस कंडीशन में लेंस को चेंज करना पड़ता है, सर्जरी करके दूसरा लेंस लगाया जाता है। तो अब हम लोग आते हैं कि कैसे कैसे विजन में प्रॉब्लम आती है, आँखों में कौन सी परेशानी आती है। तो कभी कभी आई जो है वो ग्रेजुअली पावर ऑफ एकोमोडेशन उसका कम हो जाता है, यानी कुछ मसल में प्रॉब्लम हो या लेंस जो है वही कुछ ज़्यादा हार्ड हो गया हो, तो बहुत ज़्यादा वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है या बहुत ज़्यादा थिन नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में दिखाई नहीं देता ठीक से। तो ये जो तरह तरह के डिफेक्ट्स हैं इसको हम लोग देखते हैं। तो पहला टाइप जो है इसको हम मायोपिया या नियर साइटेडनेस कहते हैं।
तो नियर साइटेडनेस में ये नहीं कि नियर में प्रॉब्लम होती है, नियर साइट में प्रॉब्लम होती है। इसमें नियर की चीज़ें यानी पास की चीज़ें हम क्लियरली देख पाते हैं और दूर की चीज़ों को देखने में प्रॉब्लम होती है। तो ये नियर साइटेडनेस ये है। दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया, उसमें इसको हम फार साइटेडनेस भी कहते हैं, और इसमें हम दूर की चीज़ों को क्लियर देख पाते हैं और पास की चीज़ों में को देखने में दिक्कत होती है। और थर्ड है प्रेसबायोपिया, इसमें दोनों तरह के प्रॉब्लम होते हैं, यानी ये मिक्स्ड है। और कैटरैक्ट जैसा कि देख चुके कि लेंस ही अगर हमारा धुंधला हो जाता है, मिल्की क्लाउडी हो जाता है, तो फिर वो कैटरैक्ट एक और कंडीशन है। तो डिफेक्ट्स ऑफ विजन में पहले सबसे हम लोग मायोपिया का देखते हैं, किस तरह से ये लेंस से कैसे पास होता है और कैसे बनता है। तो जो मायोपिया में नॉर्मल डिस्टेंट विजन का है वो इन्फिनिटी ना होकर ये पास हो जाता है। मतलब जो फर्स्ट फिगर देख रहे हैं कि फार पॉइंट जो कि हमारा इन्फिनिटी होना चाहिए नॉर्मल आई के लिए, वो फार पॉइंट इन्फिनिटी ना होकर काफ़ी पास आ जाता है, यानी केवल कुछ दूर की चीज़ें दिखेंगी, बहुत दूर की चीज़ें क्लियर नहीं दिखेंगी। तो अगर हम पास लाकर देखें तब तो रेटिना पे इमेज बनता है, और नहीं तो बहुत दूर है तो क्या होगा कि रेटिना से पहले ही इमेज बन जा रहा है। जैसा कि सेकंड फिगर में देख रहे हैं कि रेटिना पे नहीं जाकर रेटिना से पहले ही हमारा इमेज बन गया, इससे चीज़ें हमें नहीं दिखाई देंगी ठीक से। तो इसके करेक्शन के लिए एक कॉनकेव लेंस यूज किया जाता है, जो लाइट रे आती हुई लाइट रेट को थोड़ा डाइवर्ज कर दिया है। तो ये लाइट रे थोड़ी डाइवर्ज हो गई हैं, अब हमारी लेंस उसको सही जगह पे फोकस करेगी। तो इस तरह से मायोपिया यानी जिनको नियर साइटेडनेस है, नियर के लिए तो वो सही से काम करेगा, पर दूर के लिए इन्फिनिटी की चीज़ों को नहीं देखेगा, पास रखकर देखना होगा, पास की चीज़ें दिखेंगी, और इसके करेक्शन के लिए कॉनकेव लेंस यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा हाइपरमेट्रोपिया, इसको हम फार साइटेडनेस भी कहते हैं। तो इसमें दूर की चीज़ें सही दिखाई देती हैं, पास की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। तो इनका नियर पॉइंट जो है, जो कि हमारा 25 सेंटीमीटर पे दिखना चाहिए, वहाँ पे नहीं दिखेगा, इसको चीज़ों को और दूर रख कर देखना पड़ता है, तब कहीं जाकर वो सही दिखता है। जैसा कि फर्स्ट फिगर में देख रहे हैं, नियर पॉइंट जो सेकंड फिगर में नियर पॉइंट है n, उससे हटकर और दूर चला गया है, तो तब तो सही इमेज बनेगा। अगर हम दूर रखकर पढ़ने वगैरह का काम करें या देखने का तो सही बनेगा, लेकिन अगर 25 सेंटीमीटर या पास है तो फिर ये नहीं बना पाएगा। तो इसमें अगर 25 सेंटीमीटर पे है तो ये रेटिना के पीछे इमेज बन रहा है, जैसा कि सेकंड फिगर में देख रहे हैं कि ये इमेज रेटिना से पीछे जाकर बन रहा है, तो फिर दिखाई नहीं देगा, धुंधला दिखेगा। और इसके करेक्शन के लिए हमें एक कॉन्वेक्स लेंस और लगाना पड़ता है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस जो हम बाहर से लगाएंगे वो लाइट को थोड़ा कन्वर्ज करेगा, जैसा कि इसमें देख रहे हैं कि लाइट को थोड़ा कन्वर्ज कर देगा, और इस वजह से अब ये लाइट सही जगह पे फोकस हो रही है आई लेंस की वजह से। तो हाइपरमेट्रोपिया के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज करना है, मायोपिया के लिए कॉनकेव लेंस यूज करना है करेक्शन पर्पस के लिए। और प्रॉब्लम है कि कभी कभी लोगों को कुछ लोगों को दोनों प्रॉब्लम हो जाती हैं, मतलब दूर की चीज़ें भी ठीक से नहीं दिखती और पास की चीज़ भी नहीं ठीक से दिखती, तो इस कंडीशन को हम प्रेसबायोपिया कहेंगे। तो ये एज के साथ साथ प्रॉब्लम ये आ जाती है, और फिर इस कंडीशन में हम दोनों लेंस को साथ में यूज करते हैं, यानी अपर हाफ ऊपर का जो पोर्शन है उसमें कॉनकेव लेंस यूज करेंगे ताकि दूर की चीज़ों को देख सके, और नीचे के पोर्शन में रीडिंग के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। तो बाईफोकल लेंस इस तरह से यूज किया जाता है ऐसे कंडीशन में। तो ये जैसा कि देख रहे थे फिगर में, और कैटरैक्ट में तो पता है कि हमारा लेंस ही क्लाउडी हो गया तो उसको चेंज ही करना पड़ता है। तो ये सारे डिफेक्ट्स हैं आइज के, और इसको इस तरह से ठीक किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अच्छा इसके अलावा यहाँ पे जो भी बॉक्स में है उसको भी अच्छी तरह पढ़ लिया कीजिए। ये आई डोनर के बारे में दिया गया है कि
कोई भी आईज अपनी डोनेट कर सकता है, डेथ के बाद उसकी आँखों को डोनेट किया जाता है। लेकिन जिनको डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है या अस्थमा वगैरह है, वो भी आईज को डोनेट कर सकते हैं। तो कोई भी अपनी आँखें दूसरे को डोनेट भी कर सकता है, इसके बारे में कहा गया। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, यानी प्रिज्म से किस तरह से रिफ्रैक्शन होता है लाइट का, उसको समझेंगे। तो वैसे ग्लास स्लैब से पहले पढ़ा था लाइट वाले चैप्टर में, और यहाँ पे हम लोग प्रिज्म को देखेंगे। तो प्रिज्म एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, ग्लास का बना हुआ, यानी ट्रांसपेरेंट है और ट्रायंगुलर शेप में है। नीचे का जो शेप होता है वो रेक्टेंगुलर है स्ट्रक्चर। इधर एक रेक्टेंगुलर शेप होता है, इधर भी रेक्टेंगुलर शेप होता है, और सामने ट्रायंगल होता है, पीछे ट्रायंगल होता है, और नीचे रेक्टेंगल होता है। तो इस तरह से शेप में ये प्रिज्म बना हुआ होता है। तो इसी को हम ऐसे देखें तो वो आगे का फिगर आपको दिखाएगा ये। तो इस तरह से प्रिज्म है, इसमें कैसे लाइट का रिफ्रैक्शन होता है ये देखना है। तो अगर कोई लाइट चल रही है, जैसे यहाँ देख रहे हैं कि ये लाइट गई, इसको हम इंसिडेंट रे है, यहाँ जहाँ टच कर रहा है यहाँ पे हम नॉर्मल खींचेंगे और लाइट को सीधा जाना चाहिए, पर ये रेयर टू डेंसर मीडियम में जा रहा है, इसलिए टुवर्ड्स नॉर्मल हो गया। तो ये ऐसे करके आ गया, और फिर इस फेस पे फिर से रिफ्रैक्शन होगा, जहाँ पे कि पहले हम नॉर्मल खींच लेंगे और लाइट डेंसर टू रेयर जा रहा है, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा, यानी इसको ऐसे जाना चाहिए पर ये इधर हट गया। तो इस तरह से बेस की ओर से लाइट चली थी और निकलने के बाद फिर से ये बेस की ओर आ गई। तो ये प्रिज्म में इस तरह से होता है, और इसमें ऊपर का जो एंगल है, दोनों रेक्टेंगल के बीच का एंगल ए, इसको हम एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। तो ये हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म है। और जो इंसिडेंट रे, यानी इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल आई है, और यहाँ पर आर है, और लास्ट में जो निकल रहा है ये एंगल ऑफ इमर्जेंस है। इसके अलावा ओरिजिनल अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो लाइट सीधे ऐसे जाती, और निकल रही है प्रिज्म की वजह से यहाँ से, तो इन दोनों के बीच जो एंगल ये बन रहा है, इसको हम एंगल ऑफ डेविएशन कहेंगे। तो ये जो एंगल है इसके बीच में, ये एंगल ऑफ डेविएशन है, और दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच का जो एंगल है ये एंगल ऑफ प्रिज्म है। तो इस तरह से प्रिज्म में किस तरह से रिफ्रैक्शन हो रहा है वो हम लोग देखें। तो नेक्स्ट फिगर थोड़ा और क्लियर सा है इसमें, तो वो भी आप देख लीजिए। तो ग्लास प्रिज्म से अगर लाइट निकलती है तो ये कई कलर में भी डिवाइड हो जाती है, और इस फिनोमेना को हम डिस्पर्सन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस फिगर में, जैसे कि वाइट लाइट है और ये लाइट को 7 कलर में ब्रेक कर देता है, और ये जो 7 कलर का बैंड है इसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये एक्चुअल में 7 कलर एग्जैक्टली 7 कलर नहीं होता है, क्योंकि एक कलर जैसे रेड है वो थोड़ा कम होते होते फिर येलो बनता है, फिर येलो और कम होते होते ग्रीन बनता है। तो इस तरह से ये जो विबियोर का है वो एग्जैक्टली 7 कलर की कोई बाउंड्री नहीं होती, एक कलर दूसरे में मर्ज होता हुआ, दूसरा तीसरे में मर्ज होता हुआ, इस तरह से बहुत सारे कलर हम कह सकते हैं, पर मेन कलर ये 7 ही होते हैं विबियोर वाले, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये जो फेनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर है, इसको हम डिस्पर्सन कहेंगे। तो यहाँ पे डिस्पर्सन ऑफ लाइट प्रिज्म से हो रहा है, और इससे ये पता चल रहा है कि लाइट जो है वो वाइट लाइट 7 कलर का बना हुआ है। तो इस तरह से वाइट लाइट 7 कलर का है, और इसमें अगर हम एक वो किया गया, न्यूटन ने किया शायद, कि अगर लाइट फिर से हम इस प्रिज्म के सामने एक और प्रिज्म उल्टा करके रख दें, तो ये 7 कलर वापस कंबाइन होकर फिर से सिंगल वाइट कलर में निकलती है। तो इससे कंफर्म हो गया कि वाइट लाइट ही 7 कलर में ब्रेक होती है और वो वापस कंबाइन भी हो सकती है, यानी 7 कलर का बना हुआ है, ये पता चल रहा है।
तो कई फिनोमेना इस तरह से स्प्लिटिंग ऑफ लाइट का हम लोग नेचर में भी देखते हैं, और इसमें जो सबसे ज़्यादा डिस्कस किया जाता है वो है रेनबो का बनना। तो आइजैक न्यूटन ने पहली बार ग्लास प्रिज्म को से स्पेक्ट्रम सनलाइट का पता किया था, और उन्होंने ही फिर दूसरे प्रिज्म को रखकर उसको ज्वाइन करके भी देखा और इसको कंफर्म किया कि ये डिस्पर्सन का फिनोमेना प्रिज्म के थ्रू होता है और वाइट लाइट 7 कलर का बना हुआ है। तो कैसे रेनबो बनता है इसको भी हम लोग समझेंगे, कैसे रेनबो बनता है। तो अक्सर जब रेनबो बनता है तो सन हमारे पीछे होता है, मतलब हमें रेनबो दिखता है जब सन हमारे पीछे हो और बारिश हुई हो या कोई फाउंटेन वगैरह हो, तो भी हम रेनबो देख सकते हैं। तो ये कैसे होगा इसको हम समझते हैं। ये यहाँ पे रेन ड्रॉप है, मान लेते हैं कि ये रेन का ड्रॉप है जहाँ जो कि यहाँ राउंड शेप में दिख रहा है, और सन इस तरफ है, हम यहाँ कहीं खड़े हैं, या सन इधर है और यहाँ पे सन है और हम लोग इधर कहीं खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं। तो क्या होगा कि लाइट आई, और पता है कि ये भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, वाटर ड्रॉपलेट है, तो लाइट वाइट लाइट आई और यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ, क्योंकि रेयर टू डेंसर मीडियम में गई तो ये लाइट अपने पाथ से मुड़ गई, इस तरह से जाना था पर ये बेंड होकर इधर की ओर आ गई। अब ये लाइट यहाँ पे आने के बाद ये 7 कलर में भी ब्रेक होगी, डिस्पर्सन भी होगा, और फिर यहाँ पर ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि डेंसर टू रेयर मीडियम में जा रही है और क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे पड़ेगी, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा और लाइट इस तरह से लौट आएगी। तो यहाँ पे लाइट का रिफ्रैक्शन हुआ फर्स्ट में, फिर सेकंड में रिफ्रैक्शन के साथ डिस्पर्सन भी हुआ, और फिर सेकंड में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, और फिर फाइनली फिर से रिफ्रैक्शन हुआ नेक्स्ट सरफेस पे, और इस तरह से हमें ये 7 कलर के बैंड इस तरफ आ रहे हैं। पर हमें यहाँ पे नहीं, कोई भी चीज़ तभी दिखाई देती है जहाँ से लाइट हमारी आंखों में इंटर कर रही है, उसके पीछे हमें उसका इमेज दिखता है। तो हमें इसके पीछे यहाँ पर रेनबो बनता हुआ दिखेगा। तो सारे कलर्स यहाँ पे होंगे और ये रेनबो का बनना, सन हमारे पीछे ही होता है और रेन है, हमें उल्टे साइड में रेनबो दिखाई देता है। इसी फिगर को हम लोग थोड़ा और समझें कि किस तरह से हुआ। तो दूसरे फिगर में ज़्यादा अच्छी तरह दिखाया गया है, और ये रेनबो जो है वो सनी डे में ही बनता है, और साथ में अगर बारिश हुई हो, वाटरफॉल हुआ हो या कोई फाउंटेन वगैरह हो, तो भी हम सन हमारे पीछे है तो ये देखा जा सकता है। तो नेक्स्ट फिगर में थोड़ा और अच्छा सा है, एक्सप्लेन किया गया है, तो ये आप देख सकते हैं। हम लोग अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को देखने जा रहे हैं। इसमें बहुत सारे फिनोमेना हैं, इंटरेस्टिंग फिनोमेना जो होते रहते हैं, और हमें उसमें अगर हमें पता ना हो तो हमें बहुत आश्चर्य हुआ कि ये क्यों हो रहा है। तो इसको हम रिफ्रैक्शन के बेसिस पे कई फिनोमेना को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें है एक तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ट्विंकलिंग का मतलब हुआ कि कभी ये स्टार हमें ज़्यादा ब्राइट दिखता है, कभी कम ब्राइट दिखता है। तो ये क्यों होता है इसको समझते हैं। तो स्टार वैसे काफ़ी दूर है, इसको हम पॉइंटेड ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, और जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो डिफरेंट लेयर का बना हुआ है, और ये जो है ऊपर के लेयर हॉट होते हैं तो वो उनकी डेंसिटी कम होती है, ऑप्टिकल डेंसिटी भी कम होती है और वैसे डेंसिटी भी कम होती है, और जैसे से नीचे आते जाएंगे डेंसिटी बढ़ती जाएगी ग्रेजुअली। तो जब स्टार से कोई लाइट निकलती है तो स्टार को हम पॉइंटेड ले सकते हैं, तो फिर भी कई लाइट की रेज चलती हैं, और क्या होता है कि ये डिफरेंट लेयर से होते होते कभी मुड़कर आती हैं, कुछ ज़्यादा रे मुड़कर मिल गई तो हमें ब्राइट दिखेगा। अगली बार अगर कम रेज मुड़कर मिली, अगली नेक्स्ट टाइम कुछ रेज यहाँ आई, कुछ इधर उधर चली गई, तो हमें कम रोशनी आती दिखेगी, तो वो कम ब्राइट दिखेगा। तो यही रिफ्रैक्शन की वजह से ये चेंजेस हैं। इसके अलावा जो एटमॉस्फेयर है वो हवा चेंज होती रहती है, डेंसिटी चेंज होती रहती है, इस वजह से भी ये और ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता रहता है, लाइट ज़्यादा आने का या कम आने का, और हमें स्टार ट्विंकल करता हुआ दिखता है।
तो ये रिफ्रैक्शन ही कॉज है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का। इसके अलावा जो प्लैनेट्स हैं वो ट्विंकल करते हुए नहीं दिखते हैं, क्योंकि प्लैनेट्स का साइज इसके रिस्पेक्ट में काफ़ी ज़्यादा है, बिल्कुल क्लोज हैं, साइज ज़्यादा नहीं है स्टार से, पर हमारे काफ़ी क्लोज हैं इसलिए बड़ा दिखता है। और उससे अगर बहुत सारे रे चल रही हैं तो अगर कुछ इधर उधर भी चली गई तब भी इतने सफिशिएंट अमाउंट में लाइट रेज हैं और इसलिए हमें वो ब्राइट ही दिखेगा। तो अगर चेंजिंग एटमॉस्फेयर है और रेज इधर उधर जा रही हैं, कुछ ज़्यादा आ रही हैं, कम आ रही हैं, तो भी इतने सारे पोर्शन में से हमें काफ़ी लाइट आती रहेंगी और हमें वो ब्राइट का ब्राइट ही दिखेगा, वो फ्लिकर करता हुआ नहीं दिखाएगा। तो ये फिनोमेना जो है वो इनकी वजह से है। अब अगला जो है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कॉज से होने वाला चेंज वो है कि एक्चुअल सनराइज से पहले ही हमें 2 मिनट पहले ही सन दिखाई देता है और एक्चुअल सनसेट होने के 2 मिनट बाद तक भी सन दिखाई देता है। तो इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ देखते हैं कि ये हमारा अर्थ है, यहाँ पे ये अर्थ है और इसके बाहर ये एटमॉस्फेयर है। तो ये जो देख रहे हैं इसके बाहर, अर्थ के बाहर एटमॉस्फेयर है और अभी सन हॉरिजॉन कहते हैं, यानी जो हमारा साइट लेवल है उसके सामने का। तो अभी सन नीचे है, पर ये जो रेज हैं वो जब तक एटमॉस्फेयर में नहीं इंटर किए तब तक सीधी चल रही हैं, पर एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर से होते हुए ये इस तरह से मुड़ कर आती हैं और हमें चीज़ें वहीं दिखती हैं जहाँ से लाइट हमारी आंखों तक इंटर कर रही हैं। यानी ये हम इसको पीछे बढ़ाएंगे तो हमें सन ऊपर दिखेगा, यानी जहाँ पे एक्चुअल है उससे हमें पहले हॉरिजॉन से ऊपर दिख गया, यानी हमें सन उगा हुआ दिख जाएगा, जबकि एक्चुअल सनराइज हुआ नहीं है। सेम फिनोमेना सनसेट के समय भी होता है कि सन अभी नीचे है और हमारी आंखों पे ऐसे मुड़कर लाइट आएगी तो हमें सन अभी भी दिखेगा स्काई में, यानी सनसेट के बाद तक 2 मिनट बाद तक ये दिखता रहता है। तो ये भी जो फिनोमेना है ये रिफ्रैक्शन की वजह से होने वाले फिनोमेना में से है। एक और जो रिफ्रैक्शन की वजह से होने वाला चेंज है वो ये कि स्टार का पोजीशन हमें चेंज दिखाई देता है, यानी जहाँ पे वो है उससे ज़्यादा हाइट पे दिखाई देती है। और इसका कॉज भी है कि डिफरेंट लेयर से होकर, यानी रेयरर से डेंसर जब स्टार की लाइट चलती है तो वो मुड़कर हमारी आंखों तक आती है और इसकी वजह से जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो लाइट है मुड़ते मुड़ते ऐसे करके आई है और हमारी आंखों पे जहाँ इंटर करती है हमें चीज़ें उसी के सामने दिखती हैं, मतलब हमें स्टार यहाँ पे दिखता है, यानी नॉर्मल पोजीशन से थोड़ा हाई पोजीशन पे दिखाई देता है। तो इसका कॉज भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ही है, क्योंकि जैसा कि देखिए कि एटमॉस्फेयर अपर से लोअर आते हुए ग्रेजुअली ज़्यादा डेंसर है और टुवर्ड्स नॉर्मल मुड़ते मुड़ते, क्योंकि जहाँ भी हम नॉर्मल डालेंगे ये नॉर्मल की ओर मुड़ते मुड़ते और इस तरह से बेंड होकर आ रही है। तो यही कॉज है एपरेंट पोजीशन। नेक्स्ट हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है कि लाइट जो है वो, इसके लिए भी ये फिगर एक और है वो आप देख लीजिए। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है कि किसी चीज़ पे लाइट पड़े और छोटे पार्टिकल पे और वो डिफरेंट डायरेक्शन में मुड़ जाती है। तो ये जो फिनोमेना है ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाती है। और इसमें क्या होता है कि इसकी वजह से स्काई का कलर ब्लू दिखता है। तो वो कैसे दिखता है इसको समझेंगे। सबसे पहले स्कैटरिंग का एग्जाम्पल, जैसा कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा कि ये जो लाइट है वो कोलाइडल सोल्यूशन से पास होती है तो स्कैटर होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रू सॉल्यूशन में क्या होता है कि बहुत पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं, यानी 1 नैनोमीटर से छोटे साइज के होते हैं, उसको हम ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। उसमें अगर हम टॉर्च लाइट जलाएं तो वो पूरा अंधेरा ही दिखेगा, कोई ब्राइट सी रोशनी नहीं आएगी। लेकिन अगर ये पार्टिकल का साइज कोलॉइडल साइज का है, यानी 1 से 100 नैनोमीटर के रेंज का है, तो ये पार्टिकल स्कैटर करेंगे लाइट को, यानी हमारी आंखों तक बहुत सारे इससे निकलकर लाइट आ रही है, इसलिए हमें पार्टिकल पीछे दिखाई देने लगेंगे और ये पूरा पाथ जो है वो विजिबल हो जाएगा। तो ये फिनोमेना स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाती है। और ये सॉल्यूशन वाले छोटे साइज वाले पार्टिकल में नहीं होता, लेकिन उससे बड़े वाले में कोलाइडल और सस्पेंशन में होता है ये फिनोमेना
इस वजह से ये पार्टिकल के भी दिखाई देने लगेगा और ये पूरा पाथ भी दिखाई देने लगेगा। और यही कॉज है कि कभी कभी छोटे छेद से लाइट, सनलाइट आ रही होती है, या पेड़ वगैरह अगर फॉरेस्ट में पेड़ों के कैनोपी से ऊपर से लाइट आ रही है तो इस तरह से उसके पाथ दिखाई देने लगते हैं। और पार्टिकल्स भी छोटे छेद से जब आ रही होती लाइट तो इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं, चमकीले डस्ट पार्टिकल दिखने लगते हैं। ये स्कैटरिंग की वजह से है। दूसरा जो कॉज है कि जो स्काई है हमें ब्लू क्यों दिखाई देता है, तो ये ब्लू दिखने का कॉज भी यही है, स्कैटरिंग होती है। जो बहुत सारे पार्टिकल हैं एयर के, उससे लाइट की स्कैटरिंग होती है और छोटे पार्टिकल से ब्लू की स्कैटरिंग ज़्यादा होती है। तो जितने भी पार्टिकल हैं एटमॉस्फेयर में, उनमें उन सबसे लाइट हमारे पास आंखों तक आ रही है और हमें उसके पीछे का पोर्शन पूरा ब्लू दिखेगा, क्योंकि ब्लू की ही स्कैटरिंग हो रही है। इन पार्टिकल से टकराकर ब्लू लाइट हमारी आंखों तक आ रही है, तो हम पीछे देखेंगे तो ये पूरा पोर्शन ब्लू दिखेगा। और यही कॉज है स्काई के ब्लू दिखने का, क्योंकि छोटे पार्टिकल से स्मॉल वेवलेंथ वाले की स्कैटरिंग ज़्यादा होती है। स्मॉल वेवलेंथ में ब्लू है, ज़्यादा वेवलेंथ में सबसे ज़्यादा रेड का और सबसे कम ब्लू का है, विजिबल वाले रेंज के लाइट का। इसीलिए ये स्कैटर कर रहा है और कलर उसका स्काई का ब्लू दिख रहा है। तो ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, इस फिनोमेना को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने, टिंडल जो साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने इसे देखा था। तो कोलाइडल पार्टिकल से होता है, जो कि आप पहले भी देख चुके हैं। तो कोलाइडल पार्टिकल गिव राइज टू टिंडल इफेक्ट। तो यही फिनोमेना, स्कैटरिंग के फिनोमेना को हम टिंडल इफेक्ट कहेंगे उनके नाम पे। तो अगर कोई स्मोक फिल्ड रूम है, स्मॉल होल से इंटर कर रहा है, वो सारे पार्टिकल हमें दिखाई देने लगते हैं और पूरा वो उसका पाथ विजिबल हो जाता है और पार्टिकल भी चमकीले दिखते हैं। और कैनोपी ऑफ ट्री से भी दिखते हैं, डेंस फॉरेस्ट वगैरह से टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर वगैरह हैं, तो वो स्कैटर करता है और इस तरह से वो दिखाई देने लगता है। और वेरी फाइन पार्टिकल, तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखना है। वेरी फाइन पार्टिकल ब्लू लाइट को, और लार्जर साइज के पार्टिकल जो हैं वो लॉन्गर वेवलेंथ को करते हैं। और अगर काफ़ी बड़ा है तो स्कैटर्ड लाइट जो है वो वाइट हो जाता है वापस। तो ये पार्टिकल के साइज पे डिपेंड कर रहा है कि किसको स्कैटर करेगा और कैसा दिखेगा। तो स्काई ब्लू का जैसा कि आप देख चुके हैं, फाइन पार्टिकल ऑफ एयर जो है वो स्कैटर कर रहा था और इस वजह से ये कलर ब्लू स्काई का आ रहा था। और रेड सिग्नल का भी कॉज, जैसा कि आपने देखा कि रेड की स्कैटरिंग सबसे कम होती है, तो दूर से भी अगर लाइट आएगी तो उसकी स्कैटरिंग नहीं होगी, उसमें ब्लू की स्कैटरिंग हो जाएगी, रेड की स्कैटरिंग नहीं होती। अगर रेड लाइट है तो स्कैटर नहीं करेगा और हमें रेड सिग्नल दिखाई देता रहेगा। इसीलिए डेंजर सिग्नल, जहाँ भी इस तरह का सिग्नल लगाना हो वहाँ पे रेड कलर को यूज किया जाता है ताकि वो स्कैटर ना हो मिस्ट में, फॉग। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एक और इंटरेस्टिंग फिनोमेना है कि सनराइज और सनसेट के समय स्काई रेड दिखाई देता है। तो इसका कॉज भी स्कैटरिंग है। वो ऐसे कि सनराइज के समय या सनसेट के समय सन हमारे अर्थ से काफ़ी दूर होता है और जो लाइट उससे आ रही होती है उससे काफ़ी लंबा रास्ता कवर करना होता है, और उस समय लाइट, जो ब्लू लाइट की स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होती है छोटे पार्टिकल से, तो ब्लू और उसके आसपास ही वाली लाइट स्कैटर होकर कहीं और चली जाती है और जो रिजल्टिंग रिजल्टिंग हमारे पास पहुंचती है उसमें रेड का इफेक्ट ज़्यादा होता है। इसीलिए सनराइज के समय भी और सनसेट के समय भी स्काई रेड दिखाई देता है दोनों। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट दोनों गिवन है, यानी बाईफोकल लेंस है ये, इसके लिए हमें फाइंड करना है पावर, यानी फोकल लेंथ हम निकालेंगे दोनों के लिए। और हमेशा याद रखना है कि अगर नियर पॉइंट लेना है तो हमें -25 लेना होगा और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए u इन्फिनिटी लेना होगा। तो दोनों में u डिफरेंट वे में लेना है और v दोनों में माइनस में लेकर चलना है। -1/u = 1/f होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा फोकल लेंथ आया
50 सेंटीमीटर और उसको हम डायोप्टर बदलेंगे तो +2d ये आएगा। तो ये रीडिंग के लिए यानी कॉन्वेक्स लेंस है +2d पावर का। और फोकल लेंथ को हमें सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करके डालना होता है पावर को डायोप्टर में लाने के लिए। और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का दिया हुआ है u तो इन्फिनिटी होता है उसमें, तो जब डिस्टेंट के लिए कहेगा तो हमें u खुद से इन्फिनिटी लेना है, जब नियर का कहेगा तो हमें u 25 सेंटीमीटर लेना है माइनस में। और v इसका 3 मीटर है तो उसको हमें माइनस ही लेना होगा क्योंकि सामने इमेज बन रहा है और फोकल लेंथ हमें फाइंड करना है। फिर से वही फॉर्मूला 1/f = 1/v - 1/u से फाइंड करेंगे और पावर इसमें -1/3d आएगा। तो इस तरह से इसके न्यूमेरिकल चाहे फार पॉइंट का हो नियर पॉइंट का हो, दोनों कंडीशन में इसको ध्यान में रखकर हमें निकालना रहता है। हो गया जो इसके बारे में जो बॉक्स में दिए जाती हैं चीज़ें उसको भी अच्छी तरह पढ़ना है, और जहाँ नहीं समझ में आए कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि सब्सक्राइब करेंगे तो हम और अच्छे वीडियो फिर बनाने की कोशिश करें। पूछना हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।